वेलकम एवरीवन। आज हम आइडिएशन के बारे में सीखेंगे। आइडिएशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो सारे बच्चों को करनी होती है, और ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर आपका जो लर्निंग होता है वो होता है कि आप क्रिएटिवली अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकते हो। अब आइडिएशन से नए नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करना, उसके कितने मेथड होते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेशन इज़ ऑल अबाउट अनलॉकिंग क्रिएटिविटी, द आर्ट ऑफ आइडिएशन, और इसमें हम आइडिएशन के बारे में सीखेंगे। अब हमारा पर्पस क्या है? सो मेन पर्पस ये है कि इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना है। अगर वो कौन किस चीज़ के लिए वो सेकेंडरी है, बट जनरेट कैसे होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी कैसे टीम में आप डेवलप कर सकते हो, उसका ये एक सिंपल सा तरीका है। अब हम इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर करेंगे, और कैसे नए आइडियाज़ को निकालने के लिए आप डिस्कशन के ज़रिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए काम कर सकते हो। पूरे प्रेजेंटेशन में हमारा जो बेसिक फंडा है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू आइडिएशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव आइडिएशन, टेक्निक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिएशन सेशन, पेन पॉइंट फाइंडिंग, पेन पॉइंट टू सॉल्यूशन अप्रोच एंड Q&A, इस तरीके से ये पूरा सेशन ले सकते हैं। अब आइडिएशन क्यों ज़रूरी है, वाई आइडिएशन इज़ वेरी नीडेड इन एवरी प्लेसेस। तो सबसे पहले तो वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, बहुत सारे डिस्कशन में एक स्पार्क देता है। मान के चलो कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप सीधा खाली प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो, उसकी जगह पे अगर आप आइडिएशन का एक सिंपल का सेशन रन करते हो और हेल्प करते हो कि चलो सोचते हैं कि किस किस तरीके से ये आइडिएशन पॉसिबल है। सो विद दैट डायरेक्शन आपके नए नए इनोवेशन की तरफ अलग अलग आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपकी टीम या फिर आपके इकोसिस्टम में अगर आपने ये सब डिज़ाइन थिंकिंग का ही एक पार्ट है वो सिखाया है, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच फटाफट आता है, बहुत सिंपली उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, और अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना ईजी रहता है। बहुत सारी जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, बिकॉज आपको मार्केट में अहेड रहना है, बच्चों को कंपटीशन में नंबर वन आइडियाज़ के साथ भेजना है। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप ये रेगुलरली करते रहते हो तो बच्चों में नए नए आइडियाज़ जनरेट होना चालू हो जाता है, और उसका सिस्टम भी फास्ट रहता है। और क्रिएटिविटी डेफिनेटली एक प्रोसेस के बाद, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बाद नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आना भी चालू हो जाता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में आपको मदद करते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि आइडिएशन कैसे एग्जैक्टली काम करता है। तो इधर आप देख सकते हो कि हमको कहीं ना कहीं कोई कट लग गया, कुछ लग गया, और हमको स्टिचेस लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कट कहीं पे भी लग सकता है, एक्सीडेंटल वुंड कहीं पे भी हो सकता है। और मान के चलो कि एक जगह आप ट्रैकिंग पे गए हो और आपने बहुत चढ़ाई करी है और उधर आपको ये कट लग गया। अब आपको पता है कि इधर मुझे स्टिचेस लेने पड़ेंगे। सो पहले तो आप ये सोचोगे कि मुझे माउंटेन से नीचे उतरना है, किसी की हेल्प चाहिए होगी, उधर जाना पड़ेगा, और उधर जाने के बाद एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर उधर मुझे स्टिचेस देगा और तब जाके ये वुंड मेरा अच्छी तरीके से ट्रीट हो पाएगा। अब ये सारी प्रोसेस में कोई ना कोई बंदा बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस से निकलता है। अब ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि स्टिचेस पेनफुल तो है, अच्छे भी नहीं लगते, और सब लोग अवॉइड करना चाहते हैं। अब इसमें हमारा मेन जो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको पहले लिख लेते हैं। लेट्स डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हमको कुछ करना पड़ेगा जिससे जो घाव है, जो वुंड है, वो क्लोज हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट की है कि ये जितना हो सके इतना जल्दी हो जाए, इसमें ज़्यादा डिले ना आए, क्योंकि डिले से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है, इसको वापस बैंडेज भी करना पड़ेगा कि अगर इजीली बैंडेज हो जाए, और साथ साथ में कुछ ऐसा हो कि हमको जो स्टिचेस लेने का प्रोसेस वो पेनलेस हो, ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि स्टिचेस के अंदर पेन होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि स्टिचेस के बिना ही रिपेयर हो जाए, डॉक्टर कुछ ऐसा दवाई लगा दे या कुछ कर दे, तो उससे ज़्यादा तो अच्छा कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा बेसिक नीड ऑफ द स्टेटमेंट कि ऐसा कुछ होना चाहिए।
अब हम आइडिएशन पे आते हैं। अब ऐसा लेके चलते हैं कि एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर का एक दोस्त था, ठीक है, और वो लोग डिस्कस कर रहे थे और हमको कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा आइडिया चाहिए था। यानी डॉक्टर ने पूछा कि यार ये स्टिचेस की जगह पे कुछ हो सकता है क्या। तो डॉक्टर का जो दोस्त था वो इंजीनियर था, प्रोडक्ट डिज़ाइनर था, उसने बोला देख मेरे पास एक आइडिया है, हम सोच सकते हैं। तो कि क्या सोच सकते हैं कि देख तेरा काम होता है कि दो चीज़ों को पास में लाना, तो मेरे पास ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको मिला के कुछ बना सकते हैं, एक जिप टाई है और एक टेप है। तो बंदा बोला ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो फिर उन्होंने कुछ सोचा एंड एट एंड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ आइडिया। अगर हम इस आइडिया को देखें तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बहुत सिंपल से ऐसी चीज़ बनाई है जिसको आप कोई वुंड के आसपास स्टिक करो, फिर आप एक के बाद एक उसको ऐसे खींचो। तो जैसे जिप टाई से आप खींचते हो वैसे ये चीज़ वुंड के एकदम पास होके ला देगी और वो जो जगह है उसको क्लोज कर देगी। तो आपका जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो गया। सो आइडिएशन ऐसे ही काम करता है कि आप जब किसी से डिस्कस करते हो तो आप कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से अप्रोच ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि अब बहुत सारी जगह पे आग लगती है, ठीक है, तो आग लगती है बट आग बुझाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए, आपको वेट उठाना पड़ता है। सो वो सारी चीज़ों में बहुत सारी बार आग लगने के बाद बुझाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एक कंपनी ने आइडिएशन किया एंड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ फायर बॉल। अब ये ऑटो फायर ऑफ करके एक बॉल आता है, उसके अंदर ये जो प्लास्टिक है वो गर्म होने की वजह से तुरंत खुल जाता है और अंदर एक सिस्टम रहता है जो ब्लास्ट की तरह छोटा स्मॉल ब्लास्ट होता है और एक पाउडर होता है वो पूरे एरिया में फैल जाता है। जैसे वो पाउडर फैलता है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है और पूरी जगह का आग जो है वो बुझ जाता है। तो इस तरीके से कंपनीज में या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे आइडिएट, वो सोचते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज़ है और उसको कैसे टैकल किया जाए। अब बहुत सारी जगह पे प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, तो एक और प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नोट। अब ये जो नोट है उनको ऐसा लगा कि भाई बहुत सारी बार स्टिकी नोट्स बनाते हैं बट वो स्टिकी नोट्स रहती नहीं है, निकल जाती है। तो क्या हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मदद से कोई स्टिकी नोट बना सकते हैं। तो उन्होंने पेपर लिया, पेपर को चार्ज ऐसे किया कि वो कहीं भी कोई भी सरफेस पे चिपक जाए ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आइडिएशन आप करते हो तो ये सारी चीज़ों से नए नए आइडियाज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता होगा कि बहुत सारी जगह पे मेडिकल में आप बच्चे हमेशा डरते रहते हैं कि कोई ना कोई मशीन्स है, ये है। और ये जो मशीन है एमआरआई मशीन जिसको हम बोलते हैं, तो सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन्स में जो बच्चा होता है उसको बिठाना, उसको शांत रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ऑलरेडी वो ट्रॉमा से निकला होता है, तो डॉक्टर्स के लिए रियली चैलेंजफुल है कि बच्चों को कैसे स्टेबलाइज करके उधर रखे और वो आराम से बैठे और उसका पूरा एमआरआई हो पाए। अब इन सिचुएशंस में आप देखोगे तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज़ ए रियली हार्ड टफ टास्क। अब आप सोचो कि इसको क्या किया जाए कि जिससे ये काम इजी हो जाए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो, फिर वापस से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आगे बढ़ के उसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। अब जो रिसर्च टीम है उन सब ने सोचा, किसी ने बोला कि आप उसको हाथ में खिलौना दे दो, आप कुछ मोबाइल दे दो, बट वो सारी चीज़ें नहीं चलती बिकॉज ये एमआरआई होता है, उधर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। तो लास्ट में द आइडिएशन केम अप कि क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे बच्चा एंगेज हो जाए। एंड फिर उन्होंने पूरे एमआरआई मशीन को पूरा एक स्पेस शटल टाइप ऑफ डिज़ाइन कर दिया और उन्होंने बोला बच्चों को कि देखो ये स्पेस शटल है, थोड़ा आवाज़ भी आएगा पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और बाहर ऐसे वीडियोस रख दिए जिसको उसको लगे कि नहीं एक बच्चा गया था, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चे को आ गया एंड प्लेफुल बना दिया। सो बहुत सारी बार जो आइडिएशन होता है वो आपको एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए एकदम परफेक्टली हेल्प करता है। तो ये था सारा कुछ बेसिक आइडिएशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि साइकिल ऑफ इनोवेशन क्या होता है और हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर वे में इनोवेट करते हैं
और ये आइडिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो साइकिल ऑफ इनोवेशन एंड प्रोटोटाइपिंग है, उसमें आप देखोगे कि स्टेज वाइज इनोवेशन हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि स्टोन एज था, तो स्टोन एज के अंदर जो व्हील बनाए थे वो आपने देखा होगा कि स्टोन के बने थे, राउंड किए थे बट स्टोन के थे। तो उस व्हील में भी प्रॉब्लम थे। तो उस व्हील में क्या प्रॉब्लम थे, तो आप सोचो, तो उस व्हील में प्रॉब्लम ये थी कि व्हील भारी था, ठीक है, साथ साथ में उसको बनाना भी हार्ड था। तो ये दो प्रॉब्लम्स इतने बड़े थे कि जिसकी वजह से उतना यूज़ नहीं हो पाता था। तो किसी ने सोचा इसको कैसे हम सही तरीके से यूज़ करें। तो जैसे टाइम गया, अलग अलग टूल्स बने। टूल्स बनने के बाद उन्होंने एक आयरन रिंग और ड्यूरेबल वुड से एक ऐसा व्हील बनाया। अब ये व्हील भी अच्छा खासा यूज़ हुआ, बट इसमें भी तो प्रॉब्लम थे। तो वो प्रॉब्लम क्या क्या थे, तो कि ये व्हील भारी तो था, इसको बनाने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा वुड वगैरह लगता था, और रोटेटिंग वगैरह चीज़ों के लिए बहुत हैवी हो जाता था। अब वापस से आप सोचो, और अच्छे टूल आए, अच्छे मैथ्स का डेवलपमेंट हुआ, डिज़ाइन का डेवलपमेंट हुआ, और फिर और एक व्हील बना, जिस व्हील में उन्होंने एक्सेस अच्छे से बनाई, साथ में आयरन रिंग बनाई, लाइट वेट बना, और ज़्यादा इजी एंड मैनेजेबल हुआ। तो ऐसे ऐसे व्हील बने। बट क्या अभी आप देखो, तो ऐसे व्हील हम जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उन सब में यूज़ करते हैं। बट आज के ज़माने में अगर हम इसको यूज़ करेंगे बाइक वगैरह में, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे इनोवेशंस हुए, और जिसमें आप देख सकते हो वल्कनाइज रबर करके है, वो मार्केट में आया, मेटल अलॉयज आए, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स आए, एंड फिर हमको इस टाइप के व्हील अवेलेबल हुए। ये रबर सस्पेंशन व्हील से आज हम बहुत सारी जगह पे 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला सकते हैं और अच्छी तरीके से मूव इन कर सकते हैं। अब हमको क्या ये व्हील चलेंगे, तो जहाँ पे हम हाईली लोडेड व्हीकल्स पे की बात करें तो ये व्हील भी नहीं चलेंगे। तो अब हमको उधर भी कुछ ऐसे व्हील चाहिए जो सही हो। तो फिर लॉन्ग रन ट्यूबलेस टायर्स का इनोवेशन हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो व्हील्स हैं, इसमें इनोवेशन जैसे जैसे दूसरी चीज़ों का हुआ, वैसे वैसे इधर भी हुआ। सेम वे, जो नीचे आपको डिवाइसेस दिख रहे हैं, उसमें पहले कम्युनिकेशन में मॉर्स कोड था, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, पेजर आए, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप वायरलेस फ़ोन आए, फिर हुआ मोबाइल डिवाइसेस आए जो इजी टू कैरी डिस्प्ले विथ थे, और फिर आज हमारे पास एक प्रॉपर यूआई वाला स्मार्ट ऐप एआई मोबाइल्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हर एक जगह पे, कहीं पे किसी ने स्क्रीन का इनोवेशन किया, किसी ने अलग एंटीना का इनोवेशन किया, वाईफाई डिवाइस का इनोवेशन हुआ, ब्लूटूथ का इनोवेशन हुआ। तो वो सारी चीज़ एक के बाद एक यहाँ पे फिट होती गई, और इनोवेशन का सिलसिला चलता गया। तो ये सारी चीज़ें आइडिएशन के पर्सपेक्टिव से डेवलप होती है। अब अगर हमको अच्छा सा आइडिएशन करवाना है, तो व्हाट आर द 4 पॉइंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले है ओपन माइंडेडनेस। तो इसके अंदर जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उसको जज मत करो, क्योंकि आइडियाज़ इज़ अ प्रोसेस वेयर आप 10 आइडिया लिखोगे, उन 10 को पढ़ने के बाद आपको एक नया आइडिया आ सकता है, और वो आइडिया सारा मिक्सअप होकर कुछ नया शेप ले सकता है। तो यू हैव टू वैल्यू दोज आइडियाज़। फिर आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को सोचो कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या, इसमें और डेप्थ में जाके देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोसेस हैपनिंग हियर। फिर उसमें से अच्छे वाले आइडियाज़ क्या है उसको वापस से रीथिंक करो, और वापस से आइडिएशन को कवर अप करो। तो आप जितना पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपैंड करके सोचोगे, अलग अलग थिंकिंग से सोचोगे, उतने अच्छे आइडियाज़ आपको मिलना चालू हो जाएंगे। अब आप आइडियाज़ के लिए सबको अपना थॉट शेयर करने के लिए बोलो, क्योंकि जितने थॉट्स वो शेयर करेंगे और जितने थॉट्स हमको मिलेंगे, उस हिसाब से सारे लोग अलग अलग एंगल से सोच पाएंगे। सो सबको एक ओपन स्पेस दो, सेफ स्पेस दो, जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को अच्छे से शेयर कर पाए। और कोई भी क्रेजी आइडिया हो उसको भी आप शेयर करने का मौका दो, क्योंकि ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग से भी बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। अब आइडिया का प्रिंसिपल इफेक्टिवनेस तो आपने समझ लिया। अब इसके टेक्निक्स होते हैं कि हम कितने टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करा के आइडिएशन करवा सकते हैं, आइडिएशन प्रोसेस से कैसे निकल सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, मैंने अभी इधर 7 लिखे हुए हैं। तो सातों के साथ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ आपको समझाऊंगा कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है और आइडिएशन कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जहाँ पे
लोग डिस्कस करते हैं, एक जनरल थिंकिंग में आते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में लेते हैं कि भाई ओके ये आइडिया ऐसा हो सकता है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, और डिस्कशन ज़्यादा होता है। और उसमें भी खास करके एक ट्रेडिशनल फ्री शेयरिंग आइडिएशन होता है, और ये कोई आइडिएशन जजमेंट के बिना होता है। एक फैसिलिटेटर होता है जो सेशन को लीड करता है और पूछता है, क्वेश्चंस करता है, पूछता है, क्वेश्चन करता है, लोग अपने आइडियाज क्विकली जनरेट करते हैं। इसका मेन आइडिया है कि आप क्वालिटी को छोड़ो और क्वांटिटी पे फोकस करो। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना धीरे धीरे आप क्वालिटी के तरफ जा पाओगे। तो आप नंबर ऑफ आइडियाज़ के पर ज़्यादा फोकस करते हो और उसी आइडिएशन से आप आगे निकलते हो। फिर आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग विद माइंड मैपिंग। तो आप जब डिस्कशन कर रहे हो तो आप टॉपिक्स लिखते हो बोर्ड पे, आप डिफाइन करते हो कि भाई इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे डिफाइन करना है। आप एक के बाद एक टॉपिक लिखते हो, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जैसे कि मान के चलो हमने जो स्टिचेस वाला प्रॉब्लम देखा, तो जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर, वो लिखता है कि भाई पेन होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इतने टाइम में स्टिचेस लग जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं वो बहुत ऊपर तक ऐसे ट्रैकिंग में गए होते हैं, तो इनको उधर स्टिचेस लगाना हार्ड है। तो बोलता है ठीक है, कुछ ऐसा चाहिए जो कैरिएबल हो, तो फिर वो बोर्ड पे लिखेंगे कैरिएबल होना चाहिए। कुछ ऐसा चाहिए कि जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो भी इजीली इसको यूज़ कर सके, तो कि ईजी टू अप्लाई होना चाहिए। फिर जो डिज़ाइनर बोलता है ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने स्किन पे चिपक जाए और निकले नहीं, तो जो ग्लू होना चाहिए वो स्वेट के हिसाब से डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज़ माइंड मैप की तरह टेबल पे आते हैं और एक बोर्ड पे लिखे जाते हैं। और इसमें बहुत सिंपल है, जितने हो सके ब्रांचेस और कीवर्ड्स बनाए जाते हैं, लिस्ट किए जाते हैं। अब इसमें जो विजुअल मैप होते हैं उससे अलग अलग कॉन्सेप्ट थिंक किए जाते हैं और फिर एक आइडिया को शेप दिया जाता है। और साथ में जैसे ये आइडिया एकदम सिस्टमेटिक वे में वर्कआउट होता है और वो फिर नए आइडियाज़ को होलिस्टिक व्यू से डेवलप किया जाता है। इसमें क्लैरिटी ऑफ क्रिएटिविटी दोनों ही एक अच्छे रोल पे डेवलप होता है। तो माइंड मैपिंग से आप क्रिएटिव अप्रोचेस में ज़्यादा डेप्थ में जाते हो। अब हम बात करते हैं स्कैम्पर की। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें, कंबाइन करें, कहीं से अडेप्ट करें, मॉडिफाई करें। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग एंगल से यूज़ करके हम नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे सिंपल होते हैं कि इसको इधर नहीं इधर लगा दो तो वो वर्कआउट हो जाता है, बना होता है किसी और चीज़ के लिए, यूज़ कहीं और हो जाता है। जैसे आप देखो कि जो जो सीट हैं, लाइक स्पेस शटल जो स्पेस में जाता है, उसमें स्पेसिफिक सीटें बनाई गई थी जो ज़्यादा कंफर्ट हो एस्ट्रोनॉट्स के लिए और उसका जो लोड हो वो इक्वली डिवाइड हो जाए। तो अब वही डिज़ाइंस को यूज़ करके आज ऑफिस चेयर में लाया जा रहा है। 3D प्रिंटर का डिज़ाइन हुआ था किसी और चीज़ के लिए, आज इसको अलग जगह पे यूज़ किया जा रहा है। तो हर एक चीज़ का आप अलग मैथडोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करके स्कैम्पर मेथड से सेकेंड यूज़ डिज़ाइन कर सकते हो। अब स्कैम्पर मेथड का आइडिया क्या है? तो क्या आप क्रिएटिव थिंकिंग के रिप्लेसमेंट्स के लिए एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को ज़्यादा यूज़ करते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को ढूंढते हो और उसको अल्टर करने का ट्राई करते हो। इसमें नए पर्सपेक्टिव और इनोवेटिव यूजेस की बात होती है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो सकती है तो इसको कहीं और पे यूज़ क्यों कैसे कर सकते हैं। जैसे आप टेफ्लॉन मटेरियल जानते हो, तो टेफ्लॉन इज़ अ नॉन स्टिकी मटेरियल जो आप जनरली कुकिंग वेयर्स में यूज़ करते हो। बट एक मिलाव ब्रिज है, उसमें पूरे ब्रिज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए 2 लेयर ऑफ टेफ्लॉन रख के फिर उनको शिफ्ट किया गया, जिससे उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एकदम कम हो, क्योंकि वो नॉन स्टिकी मटेरियल है तो फ्रिक्शन अवॉइड किया जा सकता है। तो सेम लॉजिक से उन्होंने स्कैम्पर मेथड ही यूज़ किया था और उन्होंने ये लॉजिक निकाला और दे वेर एबल टू मूव द लोडेड ब्रिज फ्रॉम वन एंड टू द सेंटर। तो आइडिएशन प्रोसेस में इन सारी चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू है। अब एक आता है मेथड जिसको बोलते हैं 6-3-5। आप 6 लोगों का टीम बनाइए, हर एक को 3 आइडिया करने हैं और 5 मिनट में करने हैं। और ऐसे करके अगर वो 30 मिनट करते हैं तो टोटल 108 आइडियाज़ जनरेट होते हैं। और इन 108 आइडियाज़ से वो फिर सिलेक्टिविटी के साथ अलग अलग आइडियाज़ को नरेट करके सेंटर में ला के वर्कआउट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब 108 आइडियाज़ आते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसमें से फटाफट आइडिया शेयर किए जाते हैं दूसरे से। तो लोग वो आइडियाज़ पढ़ के तुरंत रिफ्लेक्शन निकालते हैं और उस रिफ्लेक्शन से कुछ नया आइडिया निकल के आता है। तो ये है
635 मेथड। तो इस तरीके से हमने जो आइडियाज़ हैं उसके अलग अलग मेथड देखे हैं। अब इधर मैं आपको एक सिंपल सा आइडिएशन के ऊपर एक वीडियो बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 1904 में जो ओलंपिक गेम्स होते थे उसमें लोग ऐसे सीजर क्रॉसिंग करते थे। तो उनका टारगेट होता था वो एक लेवल का हाइट अचीव कर पाते थे ऑन अ हाई जंप। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे फॉस्बेरी फ्लॉप ने एक अलग से एंगल देखा और उन्होंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज किया। तो उस एंगल से उसने क्या किया, अपने बॉडी को पूरा ऐसे अपलिफ्ट किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंगल चेंज करके अपने कैपेसिटी को डेवलप किया कि वो हाईएस्ट जंप कर पाए। तो उन्होंने वो 1.90 की जगह पे 2.24 मीटर हाई जंप लगाया और वो जंप आज भी हर जगह यूज़ हो रहा है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि, और एक एग्जांपल लेते हैं कि जनरली हम जो मिसाइल्स होते हैं, जनरली जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, थ्रस्ट के साथ भेजते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में उन्होंने उसको एक गुलेल की तरह लगाया और पहले गोल 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 एकदम घुमाया और एक ऐसे पॉइंट पे ट्रेजेक्टरी दिया और छोड़ दिया कि विथ लो कैपेसिटी ऑफ दिस बर्निंग फ्यूल वो एक रेंज तक चला जाएगा और वंस वो एक रेंज तक चला जाए फिर उधर से वो थ्रस्ट लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पूरा एक डिज़ाइन किया और उस डिज़ाइन को अभी टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, कि हम किस तरीके से छोटे सैटेलाइट को ऐसे स्पिन लॉन्च की मदद से फास्ट एकदम स्पिन करके एक पर्टिकुलर एंगल पे छोड़ के उसको आगे भेज पाए। सो दिस आर द डिफरेंट वेज ऑफ आइडिएशन विच आर हैपनिंग एंड गेटिंग इट टू अ प्रोडक्ट लेवल। तो इसको वर्स्ट पॉसिबल आइडिया के एंगल से हम देख सकते हैं कि भाई चलो जो कुछ है उसको पूरा अलग तरीके से देखते हैं, एकदम आउट ऑफ द थॉट्स में जाके देखते हैं, सारे मेंटल बैरियर्स को निकाल के सोचते हैं। फिर आपको इस तरीके से का आइडिया आते हैं कि जिसको आप फिजिबली डिस्कस करके डिफाइन करके फिर इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो और ये क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है। तो पॉसिबल आइडियाज़ को छोड़ के नॉन पॉसिबल आइडियाज़ को भी हम डिस्कस करके थिंक करके इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आता है बात रोल स्ट्रॉमिंग का। तो रोल स्ट्रॉमिंग जो आइडिएशन ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेक्निक है उसमें हम सोचते हैं कि भाई हम एक डॉक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं, डॉक्टर का एक थॉट प्रोसेस है उसको पूरा समझते हैं। हम रोल स्ट्रॉमिंग में डॉक्टर के रोल में बैठ के सोचते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम रोल स्ट्रॉमिंग में सोच सकते हैं कि एक ट्रैकर है, उसको ये प्रॉब्लम होता है कि कट होता है तो स्टिच लेने के लिए नीचे जाना होता है। तो उधर से वो रोल स्ट्रॉमिंग आता है कि यार मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इजी हो, मैं कर सकूं, मेरे एक हाथ से लग सके। ठीक है, मैं अकेला हूं। तो ये सारे रोल स्ट्रॉमिंग की पर्सपेक्टिव से आपको अलग अलग चीज़ें आती है। आप अपने आइडिएशन ग्रुप को सबको एक एक रोल दे सकते हो कि भाई आप ये रोल से सोचो, आप ये रोल से सोचो। जब आप उनको बोलो कि नए नए पेन पॉइंट्स सोचो तो उनको बोलो कि ठीक है आप ऐसा सोचो कि एक आप ट्रैफिक पुलिस हो एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। तो उधर से अच्छे अच्छे पेन पॉइंट्स और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं जो रोल स्ट्रॉमिंग के पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। और इसमें जब आप रोल स्ट्रॉमिंग करते हो तब जाके आपको पता चलता है क्योंकि ओके इनके प्रोसेस में ये भी है, बिकॉज जब आप एक आउटर पर्सन की तरह सोचते हो तो वो ज़्यादा रिलेट नहीं हो पाता है। तो रोल स्ट्रॉमिंग का पॉइंट है कि यू पुट योर लेग इनटू देयर शूज, तभी जाके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। अब आते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे कि भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई हम वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है उसको सोचते हैं और फिर हम रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो ये रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग सिनेरियोज में बहुत सारे आपके प्रोडक्ट बनने के बाद भी आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वापस से इसके सॉल्यूशंस लाते रहते हैं और वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मेथड में लिया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि बीच में ऐसे एप्लीकेशंस आए थे कि जिस एप्लीकेशंस में ऐसा था कि लोग ने एक ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन मैसेज बना दिया था कि वो स्कैन करके एक रिसीप्ट जनरेट कर देता था और पेटीएम का पे हो गया ऐसा पता था, और जिसमें जो मर्चेंट है उनके लॉस होते थे। तो ये एक प्रॉब्लम कि उसको रिवर्स इंजीनियर किया गया और पेटीएम ने एक साउंड बॉक्स निकाला। अब वो साउंड बॉक्स जो था वो क्या करता था कि जैसे आप ट्रांजेक्शन करते थे तो एक सिंपल सा एपीआई आता था जो उसको बताता कि आपको ये अमाउंट का ट्रांजेक्शन आ गया है। तो जो लेमैन है जिसको मोबाइल हाथ में नहीं है, जिसको मोबाइल देखना नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं और
उनको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनको देखना भी है उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनको एक हैप्टिक फीडबैक चाहिए कि भाई पेमेंट आ गया, इतने अमाउंट का आया है। तो ये एक नीड दिखा उनको रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में, एंड देन दे फाइंड आउट कि लेट्स मेड दिस। और फिर उन्होंने जो पॉकेट म्यूजिक बॉक्स था और ऑल इन वन डिवाइसेस थे वो डिज़ाइन किए, और आज वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंटल चार्ज करते हैं एंड दे अर्न अ लॉट ऑफ इनकम थ्रू दिस। अब आते हैं हम रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। तो रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में जैसे आपने एक एग्जांपल देखा, तो वही एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करते हैं, फिर उसका एक रिवर्स मॉड्यूल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये चैलेंजेस इसको बेटर कैसे किया जाए, उनको क्या एक्सपीरियंस दिया जाए, और व्हाट इफ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ दिस हैपन, व्हाट इफ दिस हैपन। तो उससे हम इन प्रॉब्लम्स को पहले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऊबर है, तो ऊबर ईट्स, आपको मैं बताऊं तो स्कैम्पर मेथड और व्हाट इफ मेथड से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था कि हम ऊबर तो चला ही रहे हैं विच वॉज डिज़ाइन फॉर दिस, बट बहुत सी बार ड्राइवर इज़ अवेलेबल या फिर सेम एप्लीकेशन कैन बी यूज फॉर ऑर्डरिंग फूड ऑल्सो, एंड देन दे थॉट अबाउट दिस, व्हाट इफ वी यूज ऊबर फॉर डिलीवरिंग मटीरियल ऑल्सो, एंड देन दिस स्टार्टेड एंड नाउ दे आर यूजिंग द सेम एप्लीकेशन फॉर डूइंग मैनी थिंग्स। जैसा आप देख सकते हो स्विगी ऑल्सो स्टार्टेड द सिमिलर अप्रोच where they are also not delivering food but delivering materials also. Now what you can do is, जो भी आपको अगर एक्टिविटी रन करना है तो आप टीम को या लोगों को बोल सकते हो कि आप 10 पेन पॉइंट्स लिस्ट करो और इंडिविजुअली लिस्ट करो, और उसके लिए आप उनको 20 सेकेंड टाइमर दे सकते हो, 20 मिनट टाइमर, सॉरी 20 मिनट टाइमर की हेल्प से उनको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और आइडिएशन स्टेटमेंट्स ढूंढने होंगे, और फिर उनको लिस्ट करने होंगे, और फिर उनमें से आप इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन रन करना होता है, और बच्चों को आप एक प्रॉपर आइडिएशन करवा सकते हो, और जो भी स्टूडेंट है इसको भी आप स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख के आइडिएशन एक्टिविटीज़ इनिशिएट कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन का गूगल लिंक आपको यूट्यूब वीडियो में जो ये अपलोडेड है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टिंकरिंग इंडिया।